अरे यार, चंद्रभान इसमें ink डाल के रेडी रख। देखो, चौहान वंश चल रहा था अपना। अभी तो आगे चलेगा आगे। अभी तो अजमेर के चौहान पढ़े हैं अपन ने। इनकी फिर शाखाएं बटी आगे। अजमेर के चौहान वंश की स्थापना की थी वासुदेव चौहान ने, जिसकी जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख में मिलती है। इस चौहान अजमेर के चौहान वंश का आखिरी शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसे राय पिथौरा दल पुंगल कहते हैं। वो तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में गोरी से हार गया। इसके बाद इस पृथ्वीराज तृतीय का जो बेटा था, पृथ्वीराज थर्ड, राय पिथौरा या दल पुंगल, दोनों इसी के नाम है। लिखाए थे इसको उपाधियां। यहाँ पे गोरी से हार गया। गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अजमेर सौंप के वो चला गया। गौर चला गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने क्या किया, पृथ्वीराज का जो पुत्र था गोविंदराज, इसको रणथंबोर का शासक बना दिया। इसको रणथंबोर का शासन दे दिया उसने। किसने दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था गोरी का गुलाम, और उसका दामाद भी था। तो गुलाम वंश की स्थापना भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। रणथंबोर रणथंबोर की स्थापना जो की थी, वो की थी रणती देव। रणती देव ने रणथंबोर को बसाया था। और रणथंबोर का जो दुर्ग है, इसकी स्थापना भी इसी ने की थी। रणथंबोर जो नाम इसका रखा गया, यहाँ का एक शासक था रणथंबन देव। इसके नाम पर इसका नाम रखा गया रणथंबोर। अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। दूर से दिखाई नहीं देता, पर शत्रु दूर से दिख जाते हैं इस दुर्ग पे बैठे हुए सैनिकों को। इसके बारे में कहा गया कि और सब दुर्ग नंगे हैं, पर ये बख्तरबंद है। रणथंबोर दुर्ग के बारे में अब्बुल फजल ने कहा था। यहाँ का सबसे प्रतापी शासक या जिसको कहते हैं, वो था हम्मीर देव। हम्मीर देव जो था, ये अपनी हट के लिए प्रसिद्ध था। एक बार जो हट कर ली, फिर मानता नहीं। इसने अपने जीवन काल में 18 युद्ध लड़े, 17 जीते, एक हारा था। अमीर देव जब शासक बना, तो 1292 में आया जलालुद्दीन खिलजी। इसने हमला किया, पर यह जीत नहीं पाया। जलालुद्दीन खिलजी ने विफल आक्रमण किया, सफल नहीं हुआ, जीत नहीं पाया, क्योंकि इस दुर्ग की बनावट ही ऐसी थी कि जीत नहीं पाया। इस फिर इसने
जाते जाते बोल के गया कि मैं इससे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, और वो गुस्से में वापस चला गया। जो जीत नहीं पाया वो ऐसे ही बोलेगा। इसने कहा, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। मार कर देना, मार कर। वो लोमड़ी वाली बात हो गई, लोमड़ी के अंगूर हाथ नहीं लगे तो लोमड़ी बोलती है अंगूर खट्टे हैं। तो वो इसके साथ साथ जीत नहीं पाया, तो बोल दिया मैं तो इसको कुछ नहीं समझता ऐसे दुर्ग को। फिर आया 1301 में, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और इसका दामाद अलाउद्दीन खिलजी, ये 2 सेनापतियों के साथ आया था। एक तो था नुसरत खां और दूसरा था उलुग खां। 2 सेनापति आ गए इसके। उलुग खां तो बच गया, नुसरत खां क्या हुआ, मारा गया था ये। नुसरत खां मर गया। अधीनस्थ बोर्ड ने प्रश्न पूछ लिया, रणथंभौर के युद्ध में अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति मारा गया? नुसरत खां मारा गया। अलाउद्दीन ने रणथंभौर जीतकर किसको सौंप के गया? वो उलुग खां को छोड़। अब देखो, इसने आक्रमण किया था रणथंभौर पे, कारण क्या था? क्यों इसने आक्रमण किए? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण इसलिए किए क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की सेना में 2 सेनापति थे। एक तो था मीर मोहम्मद शाह, इसके अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी थी उसके साथ करंट अफेयर्स थे। हाँ, इसको पता लगा ये छोड़ के भागा है वहां से। तो 2 आए थे। एक तो मीर मोहम्मद शाह, जब ये अमीर के पास आया तो इसने कहा, हरियाणवी में कहा कि के है ब्रो। तो दूसरा कौन आया? एक तो मीर मोहम्मद शाह, और इसके पास आया तो इसने बोला के है ब्रो। तो दूसरा के है ब्रू। 2 जने आ गए, इन दोनों को इसने शरण दे दी। अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खां को भेजा इसके पास, अमीर के पास। बोले तो इन दोनों को हमको दे दे, हम तेरे राज्य को छोड़ देंगे। पर हमीर तो हट के लिए प्रसिद्ध है, उसने कहा कर ले जो करना है। युद्ध हो गया, हमीर मारा गया। इसकी रानी थी अमीर की रंगा देव, इसने तो किया जौहर। रंगा दे ने तो जौहर किया। और बेटी थी केमल दे, नहीं नहीं, केला दे थी, इसने किया जल जौहर। यहाँ पे जो पद्मला तालाब है इसमें कूद गई, और इन जौहरों की जानकारी अपने को मिलती है। जौहर की जानकारी अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक आया था अमीर खुसरो। अमीर खुशी रहेंगे, पैसा है उनके पास।
गंगा दे तो इसकी पत्नी थी, हम्मीर की, और ये थी पुत्री। ये तालाब में कूदी थी, उसने जौहर किया। जौहर की जानकारी देता है अमीर खुसरो का ग्रंथ है, इसका ग्रंथ है खजाइन उल फुतह। अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइन उल फतह में लिखा है कि यहाँ पे जौहर हुए हैं। और ये किस भाषा में? फारसी में। तो जौहर की जानकारी देने वाला फारसी का एकमात्र ग्रंथ है ये। जौहर की जानकारी देने वाला एकमात्र ग्रंथ कौन सी भाषा का? फारसी का। यहाँ पे जो जौहर हुआ, इसको राजस्थान का, ये राजस्थान का प्रथम साका है। साका में क्या होता है? जौहर और केसरिया दोनों एक साथ होते हैं। जौहर रानियां करती हैं, केसरिया राजा करता है। केसरिया वस्त्र पहन के वो युद्ध में चला जाता है, वीर गति पा जाता है, तो उसकी जो रानियां हैं वो जौहर कर लेती हैं, चाहे वो जल जौहर हो या अग्नि जौहर हो। जब दोनों एक साथ होते हैं तो साका, जैसलमेर में हुआ है अर्ध साका, 2.5 साके हुए हैं वहां, आखिरी में अर्ध साका हुआ था। हमीर ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है श्रृंगार हार। इसने एक पुस्तक लिखी श्रृंगार हार। इसके दरबारी कवि नयन चंद्र सूरी, इसने लिखा है हमीर महाकाव्य। जोधराज, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई, हमीर रासो जोधराज। एक था चंद्रशेखर, इसने लिखी हमीर हट। और एक लिखी है सुरजन चरित्र। हमीर हट में तो हमीर का वर्णन है, सुरजन चरित्र में बूंदी के शासक सुरजन का वर्णन है। वो आगे बूंदी वाले में भी लिख लेंगे अपन। ये रणथंभौर के हो गए। एक शाखा बनी जालोर की। जालोर में थे सोनगरा चौहान। जालोर का प्राचीन नाम क्या था? बिजोलिया शिलालेख में मिला है अपने को, जाबालीपुर। इसका नाम जाबालीपुर इसलिए था क्योंकि यहाँ ऋषि ऋषि था एक, ऋषि जाबाली की तपोस्थली है ये। प्राचीन नाम जाबालीपुर। जालोर नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि यहाँ पे जाल के वृक्ष अधिक हैं।
जाल के पेड़ अधिक हैं इसलिए इसका नाम कर दिया जालोर बाद में। जालोर में चौहान शाखा का संस्थापक। ये था कीर्तिपाल। इसको, कीर्तिपाल को, एक कवि था मुणोत नैन्सी। इसने किताब लिखी नैन सिरी ख्यात। देखो साहित्य भी अपना साथ साथ चल रहा है। राजस्थान के साहित्य, ये साहित्य में ही आते हैं ये सारे। ये मुणोत नैन्सी, नैन सिरी ख्यात, नैन्सी ने लिखी नैन सिरी ख्यात। इसमें कीर्तिपाल का वर्णन है कीतू के नाम से। इस ये लिखता है कि कीतू एक महान शासक, कीतू एक महान शासक था। कवि था ये, कवि। इसका कवि नहीं था, ये कवि है, इसने भी कई लिखी है। ये मारवाड़ का था। मारवाड़ के राठौड़ पढ़ेंगे तब आ जाएगा मुणोत नैन्सी वहां पे। जालौर का संस्थापक हो गया कीर्तिपाल। संस्थापकों के नाम जरूर याद रख लेने हैं। अजमेर का था वासुदेव, रणथंभौर का गोविंदराज, जालौर का कीर्तिपाल। यहाँ पे एक शासक था कानड़ देव, कानड़ देव सोनगरा। इसके काल में भी आ गया अलाउद्दीन खिलजी। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी, इसके शासनकाल में आया 1308 सिवाना। 1308 में हुआ सिवाना, और फिर यहां सिवाना का हो गया युद्ध। सिवाना की बात करते हैं। सिवाना कहाँ है? बाड़मेर में है। बाड़मेर, सिवाना में बाड़मेर में सिवाना है, और सिवाना में है 56 की पहाड़ियां। यहाँ पे 56 गोल पहाड़ियां हैं, इसलिए इनको कहा जाता है 56 की पहाड़ियां। इन 56 की पहाड़ियों में बना हुआ है सिवाना का किला। इस सिवाना के किले को कहा जाता है जालोर दुर्ग की कुंजी। यानी किसी को जालोर जीतना है तो सिवाना जीतना पड़ेगा, चाबी यही है। एक उपनाम और है इसका, मारवाड़ शासकों की शरण स्थली। मारवाड़ के शासक यहीं पे आके शरण लेते थे। जैसे मालवदेव चौहान था, शेरशाह से हार के यहीं पहुंच आ गया था सिवाना में। 1308 में सिवाना का युद्ध हुआ। उस समय सिवाना पे, जो सिवाना के किले को संभाल रहा था, उसका नाम था शीतल देव।
इसी का नाम सातल देव भी मिलता है। ये किलेदार था यहाँ का। यहाँ पे युद्ध हार गए। सिवाना का युद्ध शीतल देव और किसके साथ हुआ था? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन जीत गया। क्यों जीता? धोखा कौन देते हैं? बाइला। धोखा वही देंगे दोस्त। तो बाइला के दो विश्वासघात के कारण ये हारा। कौन हारा? सातल देव हार गया। बाइला के विश्वासघात कर लिया, अलाउद्दीन खिलजी जीत गया। फिर खिलजी ने सिवाना का नाम रखा, इसने सिवाना का नाम रखा खेराबाद। चित्तौड़ का नाम रखा था खिजराबाद। अलाउद्दीन ने राजस्थान में 4 युद्ध लड़े। क्रम पूछ ले तो पहले रणथंभौर का युद्ध, फिर चित्तौड़ का, फिर सिवाना का और फिर जालोर का। सिवाना का नाम बदल के खेराबाद कर दिया और यहाँ का किलेदार बनाया कमालुद्दीन गुर्ग। इसको किलेदार बना के आगे बढ़ गया वो जालोर की तरफ। रणथंभौर में एक लाइन लिख लेना। रणथंभौर जो था ना, यहाँ पे विश्वासघात किया था रणमल और रतिपाल। इन्होंने धोखा दिया था यहाँ पे अमीर को। सिवाना में धोखा दिया बायला ने। इसके बाद ये पहुंचा 1311 में जालोर। जालोर का युद्ध हुआ कानड़ देव वर्सेस खिलजी। यहाँ पे भी एक धोखेबाज था। यहाँ कानड़ देव को धोखा दिया बीका दैया। ये खिलजी जैसे जाके मिल गया और गेट खोल दिए। जालोर दुर्ग के लिए एक कहावत प्रसिद्ध थी कि आज तक कोई भी आक्रमणकारी इस किले के दरवाजे नहीं खोल सका, पर इसने धोखा दे दिया और हार गया। कानड़ देव हार गया, धोखा दे दिया बीका दैया ने। खिलजी ने इसका नाम कर दिया फिर जालोर का नाम जलालाबाद। जालोर पे युद्ध करने का इसका कारण था। कारण ये था, खिलजी की पुत्री थी एक, उसका नाम था फिरोजा। और ये किसको पसंद करती थी? कानड़ देव। कानड़ देव को नहीं, कानड़ देव के पुत्र
वीरम देव को। इन दोनों में फिरोजा उसको पसंद करती थी, पर वो नहीं करता था, वन साइड लव था। इसने कहा, खिलजी ने कहा शादी कर ले रहे, नहीं करी, तो युद्ध कर लिया फिर। कानड़ देव का दरबारी कवि था पद्मनाभ। पद्मनाभ ने 2 किताबें लिखी है। कानड़ देव का दरबारी कवि पद्मनाभ। एक तो लिखी है कानड़ देव प्रबंध, कानड़ देव प्रबंध, और एक लिखी है वीरम देव सोनगरारी बात, सोनगरारी। राजस्थान का लघु माउंट आबू। जालोर नहीं, ये जो 56 की पहाड़ियां हैं सिवाना, यहाँ पे एक स्थान है पीपलूद। 56 की पहाड़ियों में पीपलूद है। यहाँ पे एक मंदिर है हल्देश्वर महादेव, हल्देश्वर महादेव मंदिर। इसको कहा जाता है राजस्थान का लघु माउंट आबू। थार की वैष्णो देवी, तनोट माता, रुमालों वाली देवी, सैनिकों की देवी, कारगिल युद्ध की देवी, और राजस्थान की वैष्णो देवी माउंट आबू में अरबुदा देवी, वो राजस्थान। पीपलूद में हल्देश्वर महादेव मंदिर है, इसको कहा जाता है लघु माउंट आबू। आर्ट कल्चर भी पढ़ते चलो साथ में, उधर से भूलते जाओगे। अरबुदा देवी अधर देवी का मंदिर कहते हैं, उसका एक खंबा है धरती से इतना ऊपर है। सुंदा माता को कुछ नहीं कहते, वो भालुओं की देवी कहते हैं उसको। सुंदा पर्वत, जालोर, जहां राजस्थान का पहला रोपवे लगा है। पुत्री, पुत्री, खिलजी की पुत्री है। पुत्र तो वो था, पुत्री है थी। पहली शाखा चौहानों की सांबर, दूसरी रणथंबोर, तीसरी जालोर, और चौथी हाड़ौती के चौहान। हाड़ौती के हाड़ौती में कौन से थे? देवड़ा चौहान, हाड़ा चौहान, सॉरी, देवड़ा तो इधर निकल गए। देवड़ा यही थे, सोनगरा वाले ही। ये जो हाड़ा चौहान थे हाड़ौती के, इनका प्रारंभ हुआ बूंदी में। बूंदी, इसको रणकपुर प्रशस्ति में, रणकपुर प्रशस्ति, एक मिनट, रणकपुर प्रशस्ति कहाँ है? रणकपुर प्रशस्ति पाली में मिली है। लेखक कौन था? देपाक। इसने बूंदी का नाम लिखा है वृंदावती।
बूंदी के लिए नाम लिखा है उसमें वृंदावती। बावड़ियों का शहर बूंदी। नौलखा बावड़ी बूंदी में है। टोडा रायसी। यहाँ तो पीपा की गुफा है। संत पीपा की गुफा है, पर बावड़ियों का शहर तो इसको कहते हैं बूंदी को। नाम है इसका रणकपुर प्रशस्ति में बूंदी का नाम। बूंदी में जो चौहान शाखा थी, इसकी स्थापना की देवा ने। देवा, या इसी को कहते हैं देवी सिंह। इसने बूंदा मीणा को हराकर, बूंदा मीणा को हराकर बूंदी की स्थापना की। 32 खंभों की छतरी। अरे भाई बूंदी नहीं है। एक तो रणथंभौर में, रणथंभौर में है, उसको कहते हैं न्याय की छतरी। ये जो है रणथंभौर में न्याय की छतरी, ये है जैत्र सिंह की छतरी। जैत्र सिंह की, अमीर का पिता। 4 छतरियां हैं 32 खंभों की। एक तो रणथंभौर में जिसको न्याय की छतरी कहते हैं, रण अमीर ने बनवाई थी जैत्र सिंह के लिए, जो उसका पिता था। 32 साल उसने शासन किया, इसलिए वहां पे बना दी वो न्याय की छतरी। दूसरी है मंडोर, जोधपुर में। यह है सूर्य कंवर की छतरी। प्रधानमंत्री की नहीं है। तीसरी है भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। यहाँ पे है जगन्नाथ कछवाहा की। ये बनाई थी जहांगीर ने। और एक और है भीलवाड़ा बदनौर में। यह है जोध सिंह की। 80 खंभों की छतरी अलवर में। अलवर में मूसी महारानी की। 84 खंभों की छतरी बूंदी में। तो बूंदी की स्थापना कर दी देवा सिंह ने, या देवी सिंह ने, बूंदा मीणा को हरा दिया। इस देवा सिंह के बाद आया जैत्र सिंह। ये रणथंभौर वाला जैत्र सिंह नहीं है, बूंदी का है। इसने क्या किया, कोटिया भील को हराकर, कोटिया भील को हराकर कोटा को बूंदी में मिलाया। हाड़ौती क्षेत्र में पहले मीणा और भीलों का ही शासन था। जैसे जयपुर में जो ढूंढाड़ है, यहाँ मीणाओं और बड़गुजरों का शासक था। ढूंढाड़, आमेर, जयपुर, दौसा, ये वाले।
जेत्र सिंह के बाद शासक बना बर सिंह। इसने बनाया तारागढ़ दुर्ग। हम्म। बूंदीवाड़ा। दो तारागढ़ है, एक अजमेर में, एक बूंदी में। अजमेर वाड़ा बनवाया था अजयराज, उसने तो पुनर्निर्माण करवाया था। बूंदीवाड़ा बनवाया है बरसिंह। इसी तरह शेरगढ़ भी दो हैं, एक धौलपुर में और एक बारा में। यहाँ पे चित्रशैली है, यहाँ भित्ति चित्रों के भित्ति चित्र हैं यहाँ। उमेश सिंह आएगा अभी, फिर बताऊंगा भित्ति चित्र के। बरसिंह आ गया। बरसिंह के बाद आता है सुरजन सिंह। एक मिनट, हाँ सुरजन आ गया। सुरजन सिंह था, इसने, इसका एक कवि था चंद्रशेखर। हम्मीर के टाइम भी था ये चंद्रशेखर, जिसने हम्मीर हट लिखी थी। दो किताबें लिखी है उसने वहां, एक तो हम्मीर हट, एक सुरजन चरित्र। तो हम्मीर हट तो हम्मीर के लिए लिखी है, यहाँ पे इसके लिए लिखी है सुरजन चरित्र। इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और एक काम किया था इसने, एक द्वारका में रण मंदिर बनवाया था। द्वारका में रणछोड़ का मंदिर बनवाया। हाँ कवि है ये। रणछोड़ किसको बोलते हैं? अरे कृष्ण को बोलते हैं, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, उनका एक नाम है रणछोड़। हाँ रणछोड़, दास चाचड़ नहीं। सुरजन सिंह, इसके बाद आ गया बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह, इसने एक पुस्तक लिखी है नेह तरंग। नेह तरंग। बीसल देव ने क्या लिखा था, नाटक कौन सा लिखा है? बीसल देव का नाटक का क्या नाम था? संस्कृत भाषा में लिखा है उसने, भगवान शिव और अर्जुन का संवाद, हरि केली। कहीं थे, नागौर दरबार जो लगाया था 1570 में, अकबर ने दरबार लगाया था 1570 नागौर में। इसमें अधिकतर शासकों ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो सब जो जो आएंगे वो उसी नागौर दरबार से इन्होंने स्वीकार की थी। मारवाड़ में मोटा राजा उदय सिंह था, उसने भी की। बीकानेर का कल्याणमल था, उसने भी वहीं की, नागौर दरबार में। सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजवंश है आपका कछवाहा राजवंश। 1562 में ही कर ली थी उसने।
नहीं, मुगल तो वो सांगा के टाइम पे आ गए थे, बाबर से युद्ध किया था ना उसने। बुद्ध सिंह ने पुस्तक लिखी नए तरंग। अब इसके शासनकाल में प्रमुख घटना ये हुई कि मराठा मराठाओं का, ये खुद इसने लिखी है। हाँ, मराठाओं का राजस्थान में आगमन हुआ इसके काल में। मराठा सबसे पहले यहीं आए थे और लाया भी यही था। हाँ, बुद्ध सिंह ही। 1711 में 1711 में मराठा आए थे सबसे पहले राजस्थान में। लाने वाला बुद्ध सिंह था। पॉइंट डाल के लिख लेना, मराठा सर्वप्रथम बूंदी रियासत में आए। सबसे पहले इस बूंदी रियासत में ही मराठा आए थे। क्यों आए थे मराठा? कारण बताता हूं। बुद्ध सिंह था, इसकी पत्नी थी जो सवाई जयसिंह की बहन थी। और बुद्ध सिंह यहाँ पे उत्तराधिकारी का संघर्ष चल रहा था। तो सवाई जयसिंह ने बुद्ध सिंह की सहायता के लिए मराठाओं को आमंत्रण दिया था, जिसमें था मल्हार राव होलकर। इसको राखी भेजी थी इसकी पत्नी ने, तब आए थे। क्योंकि बुद्ध सिंह का भाई था उम्मेद सिंह, वो राजा बनना चाहता था, इधर बुद्ध सिंह बनना चाहता था, दोनों में ये लड़ाई थी, इसलिए फिर इसने मराठाओं को बुलाया था। इसके पास सेना नहीं थी इतनी। एक आया रतन सिंह। मल्हारराव होलकर ये मराठा सरदार था जो आया था। रतन सिंह रतन सिंह को जहांगीर ने उपाधि दी। जहांगीर ने इसको सर बुलंद राय की उपाधि दी थी। बस इतना सा याद रखना है इसका। इसके बाद आया उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह ने बनवाई चित्रशाला, उसी को कहते हैं रंग महल। उम्मेद महल के अंदर है ये। तारागढ़ में एक महल है उम्मेद महल, उसके अंदर एक कमरा है जिसको कहते हैं चित्रशाला। ये जो चित्रशाला है भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। दीवार पे चित्र बने हुए हैं। उम्मेद सिंह के बाद आया राम सिंह। इसका दरबारी कवि था सूर्यमल मिश्रण। इसने लिखी वंश भास्कर और वीर सतसई। वीर सतसई में 2700 दोहे हैं।
राम सिंह ने और क्या काम किया? इसने एक तो कन्यावध, बूंदी में कन्यावध पे प्रतिबंध लगाया। एक यहाँ पे थी डाकण प्रथा, उसको भी इसी ने बंद किया यहाँ पे। डाकण प्रथा सर्वप्रथम कहाँ पे बंद हुई थी? डाकण प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कहाँ लगी? उदयपुर। कन्यावध सबसे पहले बूंदी, फिर कोटा, 1844 में लगी थी इस पे। हाँ, ये कोटा में भी आए। कोटा चित्रशैली इसका स्वर्णकाल, कोटा चित्रशैली का स्वर्णकाल इसके काल को माना जाता है। प्रारंभ इसने किया था कोटा में। ये हो गए बूंदी के शासक। अब कोटा की बात करते हैं। कोटा का नाम रखा गया कोटिया भील के नाम पर। कोटिया भील को किसने हराया? जैत्र सिंह ने। जैत्र सिंह ने कोटिया भील को मार के उसको बूंदी में मिला लिया। कोटा, इसका नाम रखा गया कोटिया भील के नाम पर। राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा, राजस्थान का नालंदा कोटा, कोटा के उपनाम सीकर, सीकर नहीं, शिक्षा नगरी यही है कोटा। नालंदा भी इसे कहते हैं, शिक्षा नगरी भी इसे कहते हैं, औद्योगिक नगरी राजधानी भी यही है। कई नाम है इनके। कोटिया भील के नाम पे कोटा नाम रखा। यहाँ पे चौहानों की शाखा की स्थापना की माधो सिंह ने। माधो सिंह। कोटा में चौहान वंश का संस्थापक रहा माधो सिंह। इसके बाद आया मुकुंद सिंह। बड़ा रंगीला आदमी। इसकी प्रेयसी का नाम था अबिली मीणी। उसका महल बनवाया इसने। जो वर्तमान में कहा है दर्रा अभ्यारण्य में। दर्रा अभ्यारण्य कोटा में। राजस्थान की चौथी भाग परियोजना, तीसरी भाग परियोजना है यहाँ पे। मीणी। इस अबिली मीणी का महल बनवाया इसने, जिसको क्या कहा जाता है? इस अबिली मीणी के महल को कहा जाता है राजस्थान का दूसरा ताजमहल। राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। राजस्थान का ताजमहल ये कहा जाता है जसवंत थड़ा, जोधपुर। राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जसवंत थड़ा को, दूसरा कहा जाता है अबिली मेणी के महल को। काठल का ताजमहल ये कहा जाता है काका जी की दरगाह। काठल किसको कहते हैं? प्रतापगढ़ को।
अब ये किसके काका जी हैं पता नहीं है देखो। राजस्थान का ताजमहल है। जोधपुर में है, महल है ये। मुकुंद सिंह शासक बना, उसने अबिली मीणी के नाम पर एक महल बना दिया दर्रा अभ्यारण्य में, जिसको कहा जाता है राजस्थान का दूसरा ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल कहते हैं जसवंत थड़ा जोधपुर को। बोतल है क्या पानी? और ये जो मुकुंद सिंह था, ये धर्मत के युद्ध में मारा गया। धर्मत के युद्ध में ये लड़ा दारा शिकोह के साथ। दारा शिकोह का साथ दिया इसने। किस किस के बीच में हुआ था धर्मत का युद्ध? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। भीम सिंह। एक संप्रदाय था वल्लभ संप्रदाय राजस्थान में, जिसके संस्थापक थे वल्लभाचार्य। तो ये वल्लभ संप्रदाय का शिष्य को मानता था ये, वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ अरे एरी जयपुर में ही, गलता। कोटा में मथुरेश जी। वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था, कृष्ण भक्त था। कृष्ण भक्त इसलिए इसने अपना नाम रख लिया, स्वयं का नाम इसने रखा कृष्णदास। और इसी ने क्या किया, कोटा का नाम बदल दिया। कोटा का नाम कर दिया इसने नंदग्राम। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय कोटा और जयपुर में एक ही नाम के शासक थे, राम सिंह सेकंड, जिसको अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दी थी जयपुर वाले को। तो इसकी सलामी कटा दी थी तोपों की। इसके बाद बना झालावाड़। झालावाड़ में झाला जालिम सिंह का पोता था मदन सिंह। झालावाड़ की स्थापना की मदन सिंह ने। कब की? 1837 में। किसकी सहायता से? अंग्रेजों की सहायता से। वो हमने लिख ली उस समय, अंग्रेजों वाले कि अंग्रेजों के समय बनने वाली रियासत झालावाड़।
इस झालावाड़ की राजधानी रखी गई झालरा पाटन। झालरा पाटन। यहाँ पे तिथियुक्त मंदिर है, शीतलेश्वर महादेव। झालरा पाटन को कहते हैं घंटियों का शहर। क्योंकि यहाँ पे मंदिर बहुत ज्यादा है, उन मंदिरों से घंटियों की आवाज आती रहती है, इसलिए इसको घंटियों का शहर कहा जाता है। राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। राजस्थान का नागपुर। झालावाड़ संतरा उत्पादन अधिक होता है। संतरा, ऑरेंज, किन्नू। झालावाड़ को कहते हैं। मदन सिंह ने 1837 में अंग्रेजों के समय ये बनाया, इसकी राजधानी रखी झालरा पाटन। बस ये अंग्रेजों के समय बनने वाली आखिरी रियासत थी। अंग्रेजों ने कौन कौन सी रियासतें बनाई? अंग्रेजों द्वारा निर्मित रियासतें। एक बनाई धौलपुर, अलवर के बन्ने सिंह के भाई को दे दिया धौलपुर। एक बनाई टोंक, पिंडारियों के साथ। और एक बनाई झालावाड़, झाला जालिम सिंह के साथ। ये चौहान वंश। इसके बाद छोटा सा राजवंश है एक और, 3 अक्षर होगा ये, वो भी राठौड़ वंश। ये जो राठौड़ वंश है, इसकी उत्पत्ति हुई राष्ट्रकूट सबसे। राष्ट्रकूट शब्द से बना ये राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का एक वंश था, उसी को अपभ्रंश होकर राजस्थान में ये हो गया राष्ट्रकूट। इस राठौड़ वंश की स्थापना की राव सिंहा। स्थापना कर दी राव सिंहा। और इसने अपनी राजधानी बनाई, राव सिंहा ने राजधानी बनाई खेड़। ये थी बाड़मेर में। राठौड़ों का आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक सिंहा। क्या क्या पूछ? राठौड़ वंश की स्थापना कर दी राव सिंहा ने मारवाड़ में। मारवाड़ की प्रधान बोली मारवाड़ी। इस राव सिंहा के बाद आता है दुवड़। इस दुवड़ ने बनाया नागणेची माता का मंदिर। बाड़मेर में। नगाना बाड़मेर, हाँ नगाना। माता का मंदिर बनाया। नगाना बाड़मेर में नागणेची माता का मंदिर बनाया। और नागणेची माता को क्या कहते हैं? राठौड़ों की कुलदेवी। सांबर के चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता। कछवाहों की कुलदेवी
जमवाय माता, जमवा रामगढ़। और इष्ट देवी शिला माता। इसके बाद आता है जोधा, राव जोधा। यहां से राठौड़ वंश शुरू होता है पूरी अच्छी तरह से। स्वतंत्र शासक था ये पहला। ये तो राष्ट्रकूटों के अंडर थे, ये स्वतंत्र शासक बना। तो इसने आते ही क्या किया, 1459 में जोधपुर बसाया। सबसे पहले जोधपुर बसाया इसने, और फिर राजधानी क्या कर दी, जोधपुर ही बना ली। अब जोधपुर को इसने जोधपुर बसा लिया, राजधानी बना ली, तो रहने के लिए मैं दुर्ग भी चाहिए। दुर्ग बनाया, मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग, इसी का दूसरा नाम मयूर ध्वज दुर्ग, गढ़ बीटली तारागढ़। यहाँ पे जो दुर्ग है ये बना हुआ है चिड़िया टूक पहाड़ी पर। यहाँ पे ये जो पहाड़ी है जिसके ऊपर मेहरानगढ़ बना है, इसका नाम है चिड़िया टूक पहाड़ी। चिल का टोला, चिल का टोला पे कौन सा बना है, चिल का टोला जयपुर वाला। नाहर सिंह बोमिया का मंदिर नाहरगढ़ में। जयगढ़ बना है चिल का टोला पे, तो जयबान तोप रखी है, एशिया की सबसे बड़ी। एक ही बार चला है, और हमारे चाकसू में वहां पे बड़ा सारा तालाब बना हुआ है। हाँ, एक ही बार ट्रायल हुआ था, वो चाकसू में गिरा, चाकसू में गोलेराव तालाब बन गया। तो इसने 1459 में जोधपुर बसाया, मेहरानगढ़ दुर्ग बना दिया, इसका दूसरा नाम है मयूरध्वजगढ़। ये चिड़िया टूक पहाड़ी पे। इसके बाद आते हैं, इसमें हुआ सातल देव, राव सातल हुआ, सूजा हुआ और गंगा हुआ। जोधा के बाद हुआ सातल, सातल के बाद हुआ सूजा, सूजा के बाद हुआ गंगा। ये आए और चले गए। एक मिनट, राव जोधा यहां हुई, आवल बावल की संधि, ये संधि पूछी कई बार इसलिए लिख लो। 1453 में हुई थी ये, आवल बावल की संधि। आवली बावली संधि कहते हैं इसको। इसमें क्या हुआ था, ये संधि हुई थी कुंभा व जोधा के बीच। हाँ, हंसाबाई ने करवाई थी। हंसाबाई ने ये संधि करवाई, दो बार राज्य बना दिए। एक तो इधर मारवाड़, ये मेवाड़ पहले ही था, मेवाड़ से बना दिया अलग मारवाड़। मारवाड़ तो दे दिया जोधा को, और मेवाड़ रख दिया कुंभा के लिए। राज्य का बंटवारा किया था इसमें, मारवाड़ जोधा को दे दिया और मेवाड़ कुंभा को। गंगा, गंगा के बाद आता है मालवदेव, मालदेव चौहान, मालदेव राठौड़ से। ये जो मालदेव था, इसने क्या किया, गंगा को मार दिया था। इसका पिता था गंगा, उसको मार दिया। तो मालदेव को कहते हैं मारवाड़ में, मारवाड़ का
पितृहंता। चौहानों का पितृहंता। ये आएगा एक एक नंबर के ऐसे प्रश्न पूछेगा वो। अर्णोराज को किसने मारा था? जगदेव। हंसा देवी इसकी माँ थी कुंभा की। और जोधा जो था, ये इसी का भाई था कुंभा का ही। ये एक ही परिवार है, पर ये इधर पहुंच गया। भाई मतलब वो नहीं है, सगे भाई नहीं थे। परिवार एक था। परिवार एक था। मालवदेव था। मालवदेव को कहते हैं मारवाड़ का पितृहंता। और इसकी उपाधि क्या है? इसको कहा जाता है हिंदू बादशाह। इसी को कहते हैं हशमत वाला राजा। नाम है इसके मालवदेव के, उपाधियां हैं ये। उपाधियां। हसमत वाला राजा। हिंदू बादशाह। हिंदू सुल्तान किसे कहते हैं? कुंभा। हिंदू सुल्तान। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में लिखा हुआ है हिंदू सुल्तान अभिनव भट्टाचार्य कुंभा। अब देखो, मालवदेव जब शासक बन गया तो इसने दो युद्ध लड़े। पहला तो लड़ा है पाहेबा। इसी को कहते हैं साहेबा युद्ध, 1541 में। ये जो पाहेबा साहेबा युद्ध है, ये हुआ था चूरू में। इंदिरा गांधी नहर है, उसकी एक लिफ्ट नहर निकली हुई है, गंदेली साहेबा। गंदेली साहिबा। जैसे करणी सिंह के नाम पे निकली हुई है करणी सिंह लिफ्ट नहर। सब अलग अलग निकली। जम्बो जी लिफ्ट नहर ये युद्ध हुआ मालदेव व जेतसी के मध्य। मालदेव जोधपुर का, जेतसी बीकानेर का। इसमें मालदेव जीत गया और जेतसी हार गया। इसका बेटा हार पहुंच गया शेरशाह के पास। शेरशाह सूरी, अफगान शासक। उसने बताया कि ये सी बात है, ये बीकानेर को जीत लिया इसने। जीता क्या इसने? बीकानेर। बीकानेर को जीत के इसने अपने राज्य में मिला लिया। अब उसको वापस राज्य चाहिए था जेतसी के बेटे को। राव जेतसी को राज्य चाहिए था तो शेरशाह के पास गया। शेरशाह आ गया फिर 1544 में युद्ध करने। युद्ध हुआ गिरी सुमेल। इसी को कहते हैं जेतारण का युद्ध। जेतारण का युद्ध। और ये कहा था? जेतारण पाली, वहां हुआ। पाली। पाली वाले सर ही बताएंगे तो कहाँ है। मैं ट्रेन में गया था, ट्रेन में पता नहीं। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, जिसको जेतारण का युद्ध भी कहते हैं। इन युद्धों को याद रख लेना।
क्योंकि ये पूछता है कई बार। एक तो पाहेबा साहिबा का युद्ध है, गिरी सुमेल जेतारण का युद्ध है, सिवाना युद्ध है, जालोर युद्ध है, तराइन का युद्ध है। ये खास खास युद्ध है, इनके क्रम पूछता है, या तो क्रम पूछ लेगा कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। अब गिरी सुमेल का युद्ध हुआ मालदेव व शेर शाह, सॉरी, शेर शाह को शेर खां भी कहते हैं, क्योंकि इसने तलवार के एक वार से शेर को मार दिया था। शेर खां, तलवार के एक ही वार में इसने शेर को मार दिया था, इसलिए इसको उपाधि दे दी थी शेर खां। इसका मकबरा है सासाराम बिहार में। तो मालदेव और शेरशाह के बीच में युद्ध हो रहा है। मालदेव के दो सेनापति हैं, जेता और कूपा। बड़े धोखेबाज, धोखेबाज है ये। इसने शेरशाह के फर्जी पत्र बंटवा दिए पूरी सेना में। मालदेव की सेना में पत्र बंटवा दिए कि हम शेर, मालदेव ने अधीनता स्वीकार कर ली है शेरशाह की, फिर क्यों लड़ेगी सेना। और शेरशाह के सैनिकों ने आक्रमण कर दिया, तो ये हार गए। तो यहाँ धोखा दिया जेता कूपा ने, रणथंबोर में धोखा दिया रणमल रतिपाल ने। हाँ, नाम याद रखने हैं इनके। मालदेव को जो सेनापति थे जेता और कूपा, इसने धोखा दे दिया। धोखा देने से मालदेव क्या हुआ, हार गया और शेरशाह जीत गया। इस युद्ध को जीतने के बाद, बड़ी मुश्किल से जीता था ये। इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने एक बात कही। शेरशाह ने कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इतना बड़ा हिंदुस्तान था, इतना सा जोधपुर था, तो मुट्ठी भर बाजरा ही हो गया वो तो इसके लिए। हारते हारते बचा था यहाँ ये, इसलिए बोल दिया कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तभी तो कर, अगर बंदर को पकड़ना है तो छोटे मुंह की मटकी आती है, उसमें चने डाल के रख दो। छोटे मुंह की जो मटकी आती है ना, उसमें चने डाल के रख दो, बंदर को पकड़ सकते हो। बंदर मुट्ठी भर के चने निकालेगा ना, हाथ नहीं, भले ही नहीं निकले, पर वो चने नहीं छोड़ेगा, भले ही पकड़ में आ जाए। पर आजकल के बंदर भी समझदार हो गए, हर चीज ही हर कोई समझदार होता जा रहा है धीरे धीरे। तो दो युद्ध लड़े हैं मालव देव ने, एक तो पाहेबा साहेबा का युद्ध जो जेत सिंह के खिलाफ लड़ा, और दूसरा लड़ा गिरी सुमेल का युद्ध शेरशाह के खिलाफ। इसके बाद आता है चंद्रसेन। हम्म, नहीं, क्रांतिकारी नहीं, ये आएगा इसको कहते हैं मारवाड़ का प्रताप। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। और एक कहते हैं प्रताप का अग्रगामी। क्योंकि ये भी मुगलों से युद्ध करते हुए जंगलों में भटकता रहा था महाराणा प्रताप की तरह, इसलिए इसको कहा जाता है, उपनाम है इसकी। हाँ, अकबर के टाइम, जब अकबर ने नागौर दरबार लगाया था 1570 में, ये भी गया था। पर इसका भाई था एक मोटा राजा उदय सिंह,
वो अकबर के बराबर बैठा था, साथ में बैठा था। ये बात इसको अच्छी नहीं लगी, ये वहां से आ गया। इसने क्या किया, आजीवन मुगलों से संघर्ष किया। यानी अकबर के विरुद्ध ये लड़ता ही रहा जिंदगी भर। अग्रगामी, यानी प्रताप, अग्रगामी आगे चलने वाला। प्रताप इसके पीछे पीछे चलता था। उस कारण मुगलों से इसने पूरी जिंदगी मुगलों से युद्ध करता रहा ना। महाराणा प्रताप ने भी यही किया। हाँ, ये भी अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं की इसने। इसीलिए इसको प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, मारवाड़ का बुला बिसरा राजा कहते हैं। 1562 में भारमल जो था जयपुर का, इसने अकबर की दीनता स्वीकार की थी सबसे पहले राजस्थान में। इसने शादी की थी अपनी बेटी की अकबर से, हरखा बाई सांगानेर में ही की थी। हाँ। चंद्रसेन के बाद आया मोटा राजा उदय सिंह। बहुत मोटा आदमी था ये, उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह उपाधि थी इसकी, मोटा राजा, मोटा नहीं था। इसने क्या किया, नागौर दरबार में इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का पहला राजा, मारवाड़ का पहला शासक, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। इसने अपनी पुत्री, इसकी एक बेटी थी मानबाई, जगत गोसाई, जहांगीर, सलीम, इसकी शादी की इसने सलीम जहांगीर से। और इस जगत गोसाई का पुत्र था, इसी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था खुर्रम। इसी का नाम है, बाद में इसका नाम जगत गोसाई कर दिया था। जहांगीर ने इसको एक उपाधि दी। जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि दी। इसने अकेले ने एक सेना को रोक लिया था, इसलिए इसको दल थंबन की उपाधि, यानी दल, सेना को रोकने वाला, वो उपाधि दी। वो था।